हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ काफ़ी बेहतरीन होंगे आप सब लोग। मेरा नाम है हरिओम सिंह और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हरिओम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज मैं फाउंडेशन बैच में क्लास 10 का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 लेकर आया हूँ। आज हम आपको पढ़ाएंगे फैक्टर्स ऑन विच रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड। कंडक्टर का रेसिस्टेंस किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। तो 3 फैक्टर है, लेंथ, एरिया और नेचर ऑफ मटेरियल। तीनों के बारे में आज हम लोग डिटेल में समझेंगे। उसके बाद आज हम लोग रेजिस्टिविटी टॉपिक पढ़ेंगे। कुछ लोग इसको रेसिस्टिविटी भी पढ़ते हैं और इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट है। आपको कॉपी निकालना है और कॉपी में हेडिंग लगाना है सबसे पहले, फैक्टर्स ऑन विच रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाएगा, समझ गए। हर एक लेक्चर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलो शुरू करते हैं इस लेक्चर को। आज हम लोग को क्या पढ़ना है बोलो, फैक्टर्स ऑन विच रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड। ये फॉर्मूला सबको याद है, V बराबर आई आर। ठीक है, याद है। चलो बताओ, R बराबर क्या होगा, V अपॉन आई। ये अभी तक आपको याद होगा। यही क्या है बोलो, रेसिस्टेंस है। ठीक है, आज हम लोग को क्या पढ़ना है, फैक्टर्स ऑन विच रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड। क्लियर है। सबसे पहला जो फैक्टर है वो है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। क्या है बोलो, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। रेसिस्टेंस क्या होता है, सभी बच्चों को पता है। रेसिस्टेंस क्या होता है बताओ, चार्ज के फ्लो को जो रोकेगा वही क्या है, रेसिस्टेंस है। समझ गए, जो चार्ज को फ्लो होने से रोकता है वही क्या है, रेसिस्टेंस है। ठीक है, मान लो छोटा तार है, छोटा तार है तो कम चार्ज के फ्लो को रोकेगा, बड़ा तार है तो ज़्यादा चार्ज के फ्लो को रोकेगा। मतलब रेसिस्टेंस जो होता है वो लेंथ ऑफ कंडक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, मतलब लेंथ ऑफ कंडक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है बोलो, रेसिस्टेंस है। या कह दो रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर। समझ गए, तो रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। समझ गए, लिख लो इस बात को, रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर is directly proportional to the length of a conductor। समझ गया। लेंथ को हम क्या माने हैं बोलो, लेंथ को हम क्या माने हैं, L माने हैं, और रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर को हम क्या माने हैं, R माने हैं। मतलब R डायरेक्टली हो गया L के। ये समझ आ गया, अरे क्लियर है बोलो, समझ आया। मतलब जब लेंथ ऑफ वायर बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर है, अरे समझ गए। एक क्वेश्चन है, व्हेन लेंथ ऑफ वायर इज डबल्ड। ठीक है, वायर के लेंथ को हम डबल कर दिए, देन रेसिस्टेंस विल बी, देन रेसिस्टेंस विल बी। बताओ, इसका आंसर बताना है आपको। अरे दोनों जब डायरेक्टली रिलेटेड है तो एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ जाएगा। क्या है बोलो, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, थोड़ा लिख के हम बनाते हैं। रेसिस्टेंस क्या होता है, लेंथ के डायरेक्टली रिलेटेड होता है। अब क्या कह रहा है वो देखो, व्हेन लेंथ ऑफ वायर इज डबल्ड, लेंथ को क्या कर देना है, डबल कर देना है, कर दिए। देन रेसिस्टेंस विल बी, मतलब ये जो रेसिस्टेंस है आर डैश वो क्या हो जाएगा बताओ, आर डैश बराबर क्या होगा 2, और ये जो L है वो R के डायरेक्टली रिलेटेड है तो ये हम क्या लिख दे सकते हैं, R डैश बराबर 2R, L के जगह पे R लिख दिए। मतलब क्या हो गया बोलो,
जो आर डैश है मतलब नया जो रेसिस्टेंस आया वो क्या है, डबल है। तो द व्हेन लेंथ ऑफ वायर इज डबल देन रेसिस्टेंस विल बी डबल। क्लियर है? ये लिखने का बस तरीका है, ऐसे सबको हम पहले ही बता चुके हैं। जब ये दोनों आपस में डायरेक्टली रिलेटेड है, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये कमेगा ये भी कमेगा। अरे क्लियर है बोलो? ठीक है, चलो इसको नोट करो जल्दी, फिर अगला सवाल देते हैं। चलो अगला सवाल है, वेल लेंथ ऑफ वायर इज हाफ देन रेसिस्टेंस विल बी। वायर का लेंथ हम हाफ कर दिए, तब आपको बताना रेसिस्टेंस क्या होगा। बताओ क्या होगा? हाफ हो जाएगा। रेसिस्टेंस डायरेक्टली होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर के, ठीक है। आर डैश क्या है? लेंथ ऑफ वायर विल बी हाफ। अरे समझ आ रहा है? तो आर डैश क्या हो जाएगा बोलो? एल के जगह पे हम क्या लिख देते हैं? आर, R/2। तो क्या हो जाएगा? रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर विल बी हाफ। ठीक है, नोट कर लो ये भी। ठीक है, चलो अब है दूसरा फैक्टर। दूसरा फैक्टर है एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, ठीक है। क्या टॉपिक था बोलो? फैक्टर ऑन विच रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर पर कैसे डिपेंड करता है, सबसे पहले हम समझ लेते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता क्या है। ठीक है, जैसे मान लो ये एक तार है, क्या है बोलो? तार है। तार कैसा होता है? सिलेंड्रिकल होता है। अरे भाई सिलेंड्रिकल ही होता है ना, जैसे ये तार है, मान लो तार है तो ये सिलेंड्रिकल है। नीचे क्या होगा? सर्कुलर होगा, इधर भी सर्कुलर होगा और तार इस टाइप का होगा। क्लियर है? अब ये जो तार है इसको हम कहीं से ऐसे कट कर देते हैं। जैसे मान लो ये तार है, इसको हम बीच से ऐसे कट कर दिए, बीच से ऐसे कट कर दिए, तो इसको हम क्या बोलेंगे? क्रॉस सेक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो मान लो ये जो तार है इसको हम बीच से ऐसे काट दिए, तो ये क्या है? क्रॉस सेक्शन है। ये मान लो इस टाइप का तार है, जब बीच से हम काटेंगे तो कैसा निकला बोलो? गोला सा निकला था। अरे भाई देखो ना इधर गोला, ठीक है, तो ये कैसा निकलेगा बोलो? गोला सा निकलेगा। अरे क्लियर है बोलो? समझ आ गया? तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर मान लो हम ए मान लेते हैं, तो रेसिस्टेंस ऑफ एरिया और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होता है ना इन्वर्सली रिलेटेड होता है। क्लियर है? क्या होता है बोलो? इन्वर्सली रिलेटेड। इस बात को याद रखना, ठीक है। रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। समझ गया? क्लियर है? इन्वर्सली मतलब ये बढ़ेगा तो ये कमेगा, ये कमेगा तो ये बढ़ेगा। चलो अब इससे रिलेटेड सवाल करवाते हैं। when area of cross section of wire is doubled then resistance will be। चलो इसका आंसर बताओ, बताओ। अरे बोलो, बताओ। ठीक है, बन गया? क्या आया बोलो? हाफ आया होगा। हाफ आया तो सही है। तो रेसिस्टेंस एरिया ऑफ कंडक्टर के क्या होता है बोलो? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो आर डैश बराबर क्या होगा बोलो? आर डैश बराबर क्या होगा? व्हेन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इज डबल्ड, मतलब एरिया को क्या कर देना है? 2a कर देना है। कर दिए हम 2a, ठीक है। देन रेसिस्टेंस विल बी, मतलब आर डैश क्या होगा? बताओ आर डैश क्या होगा बोलो? 1/a क्या होता है? 1/a क्या होता है? r। तो क्या हो जाएगा? r/2। क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा बोलो? इसका आंसर हाफ। क्लियर है?
हो गया, नोट कर लिए, कर लिए नोट। चलो ये सवाल बना के दिखाओ। व्हेन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इज हाफ देन रेसिस्टेंस विल बी, बताओ क्या होगा। व्हेन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इज हाफ, ठीक है, आर डैश बराबर क्या होगा, एरिया को a/2 कर दो। क्लियर है, ये सॉल्व करना हम पिछले दिन आपको सिखाए थे। क्या होगा बोलो, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2/a हो जाएगा। अरे क्लियर है, बोलो आर डैश। अब इधर देखो 1/a क्या होता है, आर होता है, तो डायरेक्टली हो गया। अरे 1/a, इसको ऐसे लिख दिए। अब देखो 1/a क्या होता है, आर होता है, तो क्या हो गया बोलो, डबल। ठीक है, चलो इसको जल्दी से नोट करो। ठीक है, हो गया, नोट करो जल्दी। चलो एक बात बताते हैं, इसको याद रखना है। जैसे मान लेते हैं हम, ये एक तार है, क्या है बोलो, ये एक तार है, ये एक तार है, ठीक है, वायर है। अब इस वायर को हम क्या करते हैं, खींच देते हैं। क्या करते हैं, जैसे मान लो ये एक तार है, इसको हम पकड़ के खींचने लगेंगे, ठीक है, ये तार है, इसको पकड़ के ऐसे खींच दिए, तो तार क्या हो जाएगा बोलो, कुछ इस टाइप का हो जाएगा। अरे समझ गया ना, मतलब तार जो मोटा सा था ये पतला होके लमर जाएगा। क्लियर है, तो हम क्या किए, वायर को जब स्ट्रेच किए तब क्या हुआ बोलो, लमर गया। क्लियर है, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। तो ये नोट पॉइंट याद रखना है। जब हम लोग कंडक्टर को स्ट्रेच करते हैं, कंडक्टर मतलब जो करंट को पास करता है, जब हम उसको क्या करते हैं बोलो, स्ट्रेच करते हैं। स्ट्रेच करना मतलब समझते हो, लेंथ को इंक्रीज करवा देना। स्ट्रेच करना का मतलब क्या होता है बोलो, इंक्रीज इट्स लेंथ। इसके लेंथ को जब हम बढ़ा देते हैं, कैसे बढ़ाते हैं, लेंथ को खींच के बढ़ा देते हैं। क्लियर है, तब क्या होता है वो बताओ। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ पर क्या होगा बताओ तो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अरे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देखो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बताओ, ये जैसे मान लो इसका ये जो सेक्शन है, ठीक है, ये क्या होगा, मोटा सा है और ये पतला सा हो जाएगा। क्लियर है, ये बड़ा सा था, ये छोटा हो गया, मतलब क्या हो गया बोलो, डिक्रीज हो गया। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इस बात को याद रखना, ठीक है। लेकिन ये जो कंडक्टर है, इसका वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। समझ गए, वॉल्यूम ये जितना बड़ा, ये मतलब जितना इसके अंदर अभी सामान रखा सकता था, इसको लमारेंगे फिर भी उतना ही रखाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पर वॉल्यूम क्या होगा, बट वॉल्यूम बिकम सेम। ये अभी तक आप पढ़ भी चुके होंगे। क्लियर है, मैथ में। अरे मैथ में नहीं पढ़े हो, मैथ में नहीं पढ़े हो, ठीक है, समझ गया ना। शेप बदलते हैं तो क्या रह जाता है, वॉल्यूम सेम ही रह जाता है। ये वाला सवाल जरूर बनाए होंगे, ठीक है। वॉल्यूम क्या होता है बोलो, वॉल्यूम्स रिमेन्स सेम लिख दो, बिकम्स नहीं लिखो, वॉल्यूम रिमेन्स सेम, ठीक है, या बिकम्स भी चलेगा। चलो अगला है, दो बता दिए हम आपको अभी तक, दो फैक्टर बता दिए, लेंथ और एरिया। अगला है नेचर ऑफ द मटेरियल। अगला है नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। इसका मतलब समझो, कंडक्टर जो है मतलब वो जो तार है वो क्या चीज का बना हुआ है, उससे किस तरीके से ये डिपेंड होता है, उसके बारे में समझते हैं, ठीक है। चलो, रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस होता है,
ठीक है। कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस है, मतलब वो जो तार है उसका जो रेसिस्टेंस है, मतलब वो कितने चार्ज को रोकता है, वो डिपेंड करता है कि वो तार आखिर में बना क्या चीज का है। क्लियर है? तो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ विच इट इज मेड। नेचर ऑफ द मटेरियल्स ऑफ विच इट इज मेड। क्लियर है? समझ गए? अरे बोलो। ठीक है। मतलब क्या चीज पर डिपेंड करता है? रेसिस्टेंस, कि वो तार किस क्वालिटी का है, समझ गया, किस टाइप का है। तो किसी वायर का रेसिस्टेंस ज्यादा होता है, किसी का कम होता है, समझ गया। तो सम मटेरियल्स हैव लो रेसिस्टेंस while others have high resistance। ठीक है। किसी के पास लो रेसिस्टेंस होता है, किसी के पास हाई रेसिस्टेंस होता है। क्लियर है? समझ गया? इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। चलो एक बात बताओ, ठीक है, जो जो पूछते हैं बताते जाना। अभी हम क्या बताए हैं, एक बार समराइज करवा देते हैं। रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या चीज के? लेंथ के। रेसिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। अरे यही होता है ना भाई। चलो अब इस दोनों को हम कंबाइन कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं। तो लेंथ ऑफ कंडक्टर के ये डायरेक्टली होता है, तो लेंथ ऊपर में चला जाएगा, एरिया के इन्वर्सली है। तो क्या हम ये लिख सकते हैं? अरे बोलो, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। चलो अब ये वाला साइन को हटाना है, ठीक है, साइन को हटाना है। तो इसके जगह कोई कांस्टेंट आएगा, तो यहाँ पर कांस्टेंट आता है रो। क्या आता है बोलो? रो कांस्टेंट आता है। ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। रेसिस्टेंस बराबर क्या होता है? रो एल बाई ए। क्या होता है बोलो? रेसिस्टेंस बराबर रो एल बाई ए। ठीक है। रो क्या है? रो क्या है? रो होता है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, प्रोपोर्शनलिटी, या इसी को हम बोल देते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, या इसी को हम रेजिस्टिविटी भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं बोलो? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या होता है? ये जो रो है, कांस्टेंट जो है, यही क्या है बोलो? रेजिस्टिविटी है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, नोट करो जल्दी। आगे बढ़े हम लोग। ठीक है। अभी हम क्या पढ़े हैं बोलो? अभी हम क्या पढ़े हैं? रेसिस्टेंस बराबर रो एल अपॉन ए। ठीक है। आर क्या है? रेसिस्टेंस। एल क्या है? लेंथ ऑफ कंडक्टर। ए है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। रो क्या है? रेजिस्टिविटी। ठीक है। मतलब वो एक कांस्टेंट है। क्लियर है? रेजिस्टिविटी के बारे में अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं, थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। चलो अब इससे रिलेटेड हम कुछ सवाल कर लेते हैं। अभी जितना पढ़ाए हैं इससे रिलेटेड। ये आप खुद से बना लेना पहले, ठीक है, उसके बाद हम बताते हैं।
चलो ये सवाल है, इसको सॉल्व करके दिखाओ। बताओ क्या लिखे हुए हैं। अ वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ एल, ठीक है। मतलब क्या दे रखा है बोलो। मान लो दो तार के बारे में यहाँ डिस्कशन है, तो हम मान लेते हैं पहला जो वायर है इसके लिए क्या दे रखा है, लेंथ क्या दे रखा है बोलो। लेंथ दे रखा है एल दे रखा है। अ वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ एल एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है बोलो। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है बोलो। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ए, ठीक है। एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए हैज अ रेसिस्टेंस ऑफ 10 ओम। कितना रेसिस्टेंस है बोलो। मतलब ये जो R1 है ये कितना है 10 ओम है, ठीक है। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। अब क्या है, व्हाट वुड बी द रेसिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ द सेम मटेरियल। मतलब इसका रेसिस्टेंस सेम है, हैविंग लेंथ L/4 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उतना, ठीक है। उससे पहले हमको यहाँ पे क्या निकालना होगा बोलो। क्या निकालना होगा, रेजिस्टिविटी निकालना होगा। क्या निकालना होगा बोलो, रेजिस्टिविटी निकालना होगा। क्या निकालना होगा, रेजिस्टिविटी। क्लियर है, तो चलो निकालो रेजिस्टिविटी। अरे रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है अभी बताए हैं ना, वहाँ लिखा हुआ है रो एल अपॉन ए। क्लियर है, क्या होता है रो एल अपॉन ए। क्लियर है, समझ गए। तो R1 का वैल्यू कितना दे रखा है 10, रो एल क्या है एल ही है, एरिया क्या है बोलो यही है। क्लियर है, तो रो बराबर क्या आ गया बोलो 10A अपॉन एल आ गया। अरे बोलो क्या आया 10A अपॉन एल आ गया। क्लियर है, तो ये हुआ फर्स्ट वायर से रिलेटेड चीज, ठीक है। चलो अब आगे बढ़े, रब कर दे ऊपर का। अब हम लोग दूसरे वायर से रिलेटेड बात कर लेते हैं। इसका रेजिस्टिविटी क्या आ गया बोलो, इतना आ गया। अरे क्लियर है, चलो अब सेकेंड वायर का केस देखो। सेकेंड वायर के लिए क्या कह रहा है, What would be the resistance of another wire of same material। इसका मटेरियल क्या है बोलो सेम है, हैविंग लेंथ L/4। इसका लेंथ क्या दे रखा है बोलो, इस केस में लेंथ दे रखा है L/4 एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2.5A। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है बोलो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 2.5A, ठीक है। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। अरे डाउट है तो बोलो। चलो अब रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो एल अपॉन ए होता है, ठीक है। यहाँ R2 कर देते हैं। क्यों हम R2 कर रहे हैं बोलो, क्यों R2 कर रहे हैं, क्योंकि दूसरे के बारे में बात चल रहा है। इसको भी L2 कर दो, इसको भी A2 कर दो, ठीक है। और रेजिस्टिविटी दोनों का क्या हो जाएगा, सेम ही रह जाएगा। अरे क्लियर है बोलो, रेजिस्टिविटी क्या रहेगा दोनों का, सेम ही रहेगा। क्लियर है, पढ़ो सवाल। व्हाट वुड बी द रेसिस्टेंस ऑफ अनदर वायर। मतलब ये रेसिस्टेंस निकालने को बोल रहा है ऑफ सेम मटेरियल, जिसका लेंथ इतना है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इतना है। तो रेजिस्टिविटी क्या रह जाएगा बोलो, अगर सेम मटेरियल है तो दोनों सेम ही रह जाएगा। क्लियर है, चलो अब सॉल्व करो। रेजिस्टिविटी हम क्या निकाले हैं 10A अपॉन एल, ठीक है। चलो अब बताओ L2 क्या है, L2 क्या है L अपॉन 4 है, ठीक है। अच्छी बात है, L अपॉन 4 कर दिए। बाई एरिया क्या है A2 क्या है बोलो 2.5A। अरे समझ आया, चलो इसको सॉल्व करो जल्दी से, सॉल्व करो। क्या होगा, A से A कट गया, L से L कट गया। क्लियर है, 2.54 जा कितना होगा 100 होगा, 100 और उसमें पॉइंट एक लगा दो 10 आ जाएगा। तो ये पूरा कट के कितना हो जाएगा 1। तो क्या आ गया बोलो 1 ओम आ गया। क्लियर है, सवाल बन गया। अरे बोलो, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी हम क्या फॉर्मूला पढ़े थे बोलो, क्या पढ़े थे, रेसिस्टेंस बराबर रो एल अपॉन ए, यही तो पढ़े थे अभी। अरे पढ़े थे ना भाई अभी ये फॉर्मूला, ठीक है। क्या पढ़ रहे हैं अभी हम लोग, अगला टॉपिक
रेजिस्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना ध्यान से, ठीक है। चलो ये फॉर्मूला क्या है बोलो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये फॉर्मूला अभी हम लोग क्या किए थे बोलो, डिराइव किए हैं, क्लियर है। चलो अब यहाँ से कोई बोलेगा रो बताओ, रो बराबर क्या होगा, आर ए अपॉन क्या होगा बोलो, एल होगा, अरे यही होगा ना, बोलो। चलो अब बताओ ये आर क्या है, रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, ठीक है, कंडक्टर का रेसिस्टेंस है। ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, ठीक है, समझ गया ना। एल क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है, और ये रो क्या है, रेजिस्टिविटी, ठीक है। अरे समझ आया, ठीक है। चलो अब इसका यूनिट आपको बताना, यूनिट बताओ, रो का यूनिट बताओ क्या होगा, रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होता है बताओ, ओम होता है, अरे ओम होता है ना, ओम होता है। एरिया का यूनिट क्या होता है, एरिया क्या होता है, एरिया, अरे एरिया क्या होता है बोलो, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ को हम क्या चीज में एक्सप्रेस करते हैं, मीटर, इस लेंथ को भी मीटर, तो एरिया का यूनिट क्या होगा, मीटर स्क्वायर, क्लियर है। तो एरिया का यूनिट क्या होगा, मीटर स्क्वायर, अपॉन लेंथ का यूनिट क्या होता है, लंबाई का यूनिट मीटर होता है, इसको नहीं नोट करना है, ठीक है। देखो मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, तो रो का यूनिट क्या आया, ओम मीटर, क्या आया बोलो, ओम मीटर, समझ गया। अरे बोलो, तो रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या आया, ओम मीटर आया, ठीक है, ठीक है। रेजिस्टिविटी को डिफाइन करो, तो रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज, चलो रेजिस्टिविटी को डिफाइन करने का कोशिश करो, डिफाइन करने का कोशिश करो, सब यहां पे लिखा हुआ है, कर लिए, रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ, ठीक है, यूनिट लेंथ कंडक्टर का रेसिस्टेंस, और एरिया क्या होगा बोलो, ए होगा, अरे क्लियर है, एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, समझ गए, एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। ये एक तरीका है डिफाइन करने का, हालांकि कोई काम का नहीं है, ठीक है। चलो इसका ऐसा यूनिट क्या होता है रेजिस्टिविटी का बताओ, ओम मीटर, इसको हम कैसे पढ़ते हैं, ओम मीटर, क्लियर है। ठीक है, चलो अब जो जो चीज हम बताते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज सब है, अभी हम क्या बताए हैं, आर बराबर रो एल अपॉन ए, रो बराबर क्या होता है, आर ए अपॉन एल, ठीक है। ये अभी तक आपको याद हो चुका होगा, ठीक है, बार बार लिखोगे अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, एक चीज याद रखना, रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर डजंट डिपेंड्स ऑन लेंथ। एक चीज समझो, रेसिस्टेंस जो था वो लेंथ ऑफ वायर पे डिपेंड कर रहा था, लेकिन रेजिस्टिविटी नहीं करता है, ठीक है। रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर डजंट डिपेंड ऑन लेंथ, समझ गए, या थिकनेस, थिकनेस पर भी नहीं करता है, समझ गए, कितना मोटा है, मतलब उसका क्या एरिया है उस पर भी डिपेंड नहीं करता है, बट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सब्सटेंस, क्लियर है, बट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सब्सटेंस, मतलब क्या चीज का बना हुआ है, क्लियर है, नेचर ऑफ सब्सटेंस, इवन टेम्परेचर पर भी डिपेंड कर जाता है, एंड टेम्परेचर, तो ये डिपेंड नहीं क्या चीज पे करता है वो आपको याद रखना है, और डिपेंड क्या चीज पे करता है वो भी आपको याद रखना है, क्लियर है।
मतलब हम क्या कह सकते हैं, रेजिस्टिविटी इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। ठीक है, कोई भी मटेरियल का कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या होता है बोलो, रेसिस्टेंस होता है। ठीक है, और ये चेंज कब होता है बोलो, एंड इट वेरीज ओनली व्हेन टेम्परेचर चेंज। क्लियर है, जब टेम्परेचर बदलता है तब जाके क्या होता है बोलो, रेजिस्टिविटी चेंज हो जाता है। अरे समझ आ रहा है कि नहीं बोलो। ठीक है, कुछ चीज हम बताते हैं। इंसुलेटर जो होता है, इंसुलेटर जिससे करंट पास ना के बराबर होता है, समझ गए, वो जो होता है इंसुलेटर, उसका रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा हाई होता है, समझ गए, हाई रेजिस्टिविटी होता है। क्लियर है, और कंडक्टर जो होता है, कंडक्टर जिससे करंट पास होता है, उसका रेजिस्टिविटी बहुत कम होता है, लो रेजिस्टिविटी। ठीक है, इसका वैल्यू याद रख सकते हो, हालांकि काम का नहीं है, समझ गए। 10 to the power 12 to 10 to the power 17 होता है। ठीक है, 10 to the power 12 to 10 to the power 17। यूनिट याद रखना, यूनिट क्या होता है, ओम मीटर होता है। क्लियर है, और इसका होता है 10 to the power -8 to 10 to the power -6 ओम मीटर। क्लियर है, किसका, कंडक्टर का। समझ गए, अरे बोलो। ठीक है, इंसुलेटर का एग्जाम्पल कुछ लिख लो, जैसे हो गया ग्लास, इबोनाइट रॉड, ठीक है, रबर, ये सब किसका एग्जाम्पल है, इंसुलेटर का। कंडक्टर का तो जानते ही हो, तार वगैरह जो होता है वही कंडक्टर है। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। ठीक है, अगला चीज समझो। ठीक है, अलॉय जो होता है उसी का हीटिंग एलिमेंट बना होता है। हीटिंग एलिमेंट मतलब समझते हो, जो आयरन वगैरह में जो चीज यूज किया जाता है वो अलॉय का ही बना के यूज किया जाता है। क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि अलॉय का रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होता है, हाई रेजिस्टिविटी होता है। किसका बोलो, अलॉय का। तो अलॉय का रेजिस्टिविटी क्या है, बहुत हाई होता है, समझ गए। देन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। ठीक है, इसका मतलब समझो, अलॉय क्या चीज का बना होगा, कुछ ना कुछ एलिमेंट का बना होगा, मतलब कुछ ना कुछ मेटल का बना होगा, समझ गए। तो वो मेटल का जो रेजिस्टिविटी है उससे बहुत ज्यादा हाई किसका होता है, अलॉय का होता है। अरे समझ गए, क्लियर है। तो अलॉय जिस मेटल का बना होगा, अलॉय जिस मेटल का बना होगा उससे ज्यादा रेजिस्टिविटी अलॉय का होगा, समझ गए। वो जो मेटल से अलॉय बना है उस मेटल का कम रेजिस्टिविटी और अलॉय का ज्यादा, समझ गए। ठीक है, इसी कारण से अलॉय का क्या बनता है, हीटिंग एलिमेंट बनता है, समझ गए। जैसे इलेक्ट्रिक आयरन हीटर में यूज होता है, समझ गए। इसी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक हीटर, सब में क्या चीज का यूज होता है बोलो, अलॉय का यूज होता है। और ये जो हीटिंग एलिमेंट जो होता है अलॉय का, वो जल्दी खराब नहीं होता है। क्लियर है, कितना भी टेम्परेचर हाई करो जल्दी वो ऑक्सीडाइज नहीं होता है, मतलब वो खराब नहीं होता है। ठीक है, तो ये सब जो है खराब नहीं होता है, ऑक्सीडाइज नहीं होता है हाई टेम्परेचर पर भी। क्लियर है, टेम्परेचर जब हाई रहता है फिर भी ये सब ऑक्सीडाइज नहीं होता है। क्लियर है, समझ गए। तो अलॉय क्या करता है बताओ, मतलब ये जो इलेक्ट्रिक हीटर है इसमें होता क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है हीट एनर्जी में। अरे यही तो हो रहा है ना बोलो, इलेक्ट्रिक एनर्जी है, करंट आ रहा है, वो क्या चीज में कन्वर्ट हो जा रहा है, हीट एनर्जी में, जिससे हम पानी गर्म करते हैं, कपड़ा पे प्रेस करते हैं, समझ आया। ठीक है, चलो एक और चीज है,
बल्ब का फिलामेंट क्या चीज़ का बना होता है? टंगस्टन का। अरे फिलामेंट वाला बल्ब, पीला वाला, ठीक है, हालांकि अब आना बंद हो गया है, समझ गया ना, बहुत कम बिकता है, ठीक है। कॉपर और एल्यूमिनियम का तार होता है, क्या चीज़ में? कॉपर का तार होता है, घर में जो वायरिंग होता है उसमें एल्यूमिनियम के तार से बिजली से जो करंट आता है वो होता है, समझ गए। तो इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन लाइन जो होता है, क्लियर है, वो मेनली इसी दोनों चीज़ का बना होता है, क्लियर है, मेनली एल्यूमिनियम का बना होता है, समझ गए। चलो अब इससे रिलेटेड कुछ सवाल कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये फॉर्मूला याद है ना सभी बच्चों को? R बराबर रो एल अपॉन ए, ठीक है, और रो बराबर क्या होगा? आर ए अपॉन एल, ठीक है। चलो अब इससे रिलेटेड एक सवाल देते हैं, बना के दिखा, ठीक है। रेसिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर इज 30 ohm at temperature 25 degree Celsius if the diameter of the wire is 0.6 mm, then what will be the resistivity? ये अच्छा सवाल है, ठीक है, of the metal at that temperature। चलो इस सवाल को बना के दिखा। शुरू करें, क्या लिखे हुए हैं? रेसिस्टेंस ऑफ मेटल वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर, तो लेंथ क्या दे रखा है बोलो? वायर का 2 मीटर दे रखा है, ठीक है। तो रेसिस्टेंस कितना? रेसिस्टेंस ऑफ वायर, रेसिस्टेंस ऑफ मेटल वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर इज 30 ओम, तो इसका रेसिस्टेंस कितना दे रखा है बोलो? 30 ओम है। एट टेम्परेचर, टेम्परेचर भी दे रखा है, टेम्परेचर कितना है? 25 डिग्री सेल्सियस। इफ द डायमीटर ऑफ वायर इज, मतलब वायर का क्या दे रखा है बोलो? डायमीटर दे रखा है, कितना? 0.6 mm, मतलब वो जो तार है उस तार का क्या दे रखा है बोलो? डायमीटर दे रखा है, कितना? 0.6 mm, ठीक है। अब पढ़ो आगे, व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी, आपको क्या निकालना है? रेजिस्टिविटी, ठीक है। चलो सॉल्व करो। ये mm में है, mm डायमीटर mm में है, mm को पहले क्या चीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मीटर में, ठीक है। ये याद है ना भाई, 1 mm बराबर क्या होता है? 1/1000 मीटर। ये आप मैथ में जरूर पढ़ के आए होइएगा, नहीं पढ़े हो तो अभी याद कर लो, 1 mm बराबर 1/1000 मीटर, ठीक है, समझ गए ना। चलो अब इसको सॉल्व कर लो, डायमीटर पहले इसका चेक कर लो। 0.6 अपॉन क्या होगा बोलो? 0.6 mm का है तो इधर देखो, 0.6 इंटू 1 mm इसको लिखेंगे। अब देखो 0.6 इंटू 1 mm, 1 mm बराबर क्या होता है? 1/1000 मीटर। चलो ये मीटर में चला गया, पॉइंट उड़ेगा, एक जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? 6 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। अरे दिख रहा है ना भाई, 4 जीरो है, ऊपर में जाएगा माइनस में हो जाएगा, नोट करो जल्दी। आ रहा है सब फ्रेम में सही से? आ रहा है। आगे बढ़े हम लोग, बोलो समझ आ रहा है कि नहीं? नोट करो जल्दी। ठीक है,
क्या निकालना है हम लोग को, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी बराबर क्या होता है, वहाँ लिखा हुआ है RA/L। ठीक है, आर क्या है बताओ, आर कितना है 30 है। ठीक है, एरिया क्या होता है बताओ, एरिया क्या होता है बोलो, πr² होता है। अरे भाई एरिया कितना होगा, इसका क्रॉस सेक्शन जो होगा, क्रॉस सेक्शन, इसका जो क्रॉस सेक्शन होगा कैसा होगा, अरे भाई ये जो मार्कर है इसका क्रॉस सेक्शन कैसा होगा, क्रॉस सेक्शन सर्कल तो होगा, तो सर्कल का एरिया क्या होता है πr²। ठीक है, क्या होता है बोलो, πr²। तो ये डायमीटर दे रखा है, पहले रेडियस निकाल लो, रेडियस क्या होगा डायमीटर बाई 2, अरे यही होता है ना d/2। तो डायमीटर कितना है 6 × 10⁻⁻4/2। क्लियर है, अरे समझ आया। चलो अब सॉल्व करो। अब यहाँ पे एरिया निकालो, एरिया क्या होगा πr²। आर यहाँ पे लिखा हुआ है, क्लियर है, आर यहाँ पे लिखा हुआ है, काट दो ये 3 × 10⁻⁻4²। क्लियर है, अपॉन लेंथ कितना दे रखा है बताओ, लेंथ दे रखा है 2 मीटर। ठीक है, कितना आ गया 15, समझ गए, अरे क्लियर है बोलो, 15 × पाई इंटू यहाँ बताओ क्या होगा 3 3 जा 9 इंटू 10⁻⁻8। अरे समझ गए ना, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, पाई का वैल्यू जब पुट कर लोगे, जब पाई का वैल्यू पुट करोगे, जब पूरा सॉल्व करोगे तो हम सिर्फ आंसर लिख देते हैं। ठीक है, इसको अब सॉल्व करना मुश्किल है, समझ गए ना। ठीक है, बस हम आंसर लिख देते हैं। अब इसको काटना पड़ेगा, 7 दूनी 14, फिर पूरा मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब पूरा मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा, समझ गए। सीधे हम आंसर को लिख देते हैं 4.24 × 10⁻⁻6। ये मेनली यूज करने आना चाहिए, समझ गया ना। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में जनरली कम आता है, समझ गया ना, क्लियर है। चलो अब इसका यूनिट क्या होगा रेजिस्टिविटी का, ओम मीटर, समझ गया। ठीक है, इसका हम सॉल्व करना आपको नहीं सिखा रहे हैं, जानबूझ के नहीं सिखा रहे हैं, ये आपको क्लास 11th में पढ़ना है, समझ गया। जब क्लास 11th में आप जाएंगे तो केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर होगा उसमें आपको ये सब सिखाया जाएगा, क्लियर है। इसलिए हम जानबूझकर नहीं बता रहे हैं, ये भी सिखाया जा सकता है लेकिन इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, समझ गया ना। और ये काम कहीं पे आपको आएगा नहीं, इसलिए नहीं बताए हैं यहाँ पे। समझ आया कि नहीं बोलो। ठीक है, चलो अब अगले दिन हम समझेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, उसके बाद एक लेक्चर आएगा मिक्स कॉम्बिनेशन पे। ठीक है, उसके बाद हीटिंग इफेक्ट। चलो यहाँ पर इस लेक्चर को हम समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले लेक्चर में, वहाँ पे हम सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, जय हिंद।